डियर स्टूडेंट्स, मैं हूँ पूजा। आज हम क्लास 7th की हिंदी पढ़ेंगे। लेसन नंबर 2, दादी माँ। दादी माँ के लेखक शिव प्रसाद सिंह हैं। पहले हम इसे पढ़ने से पहले ये समझ लेते हैं कि इसमें लेखक ने इस कहानी में अपने विषय में क्या बताया है, ये समझ लेते हैं पहले हम। लेखक कहता है कि कितनी गर्मी, बरसात और बसंत देखने के बाद भी उसका मन एक सा नहीं रहता है। जरा सी कठिनाई आते ही वह घबरा जाता है। तो देखते हैं कि कैसी कठिनाई आती है जिससे लेखक घबरा जाता है। कमजोरी ही है अपनी, पर सच तो यह है कि जरा सी कठिनाई पड़ते, बीसों गर्मी, बरसात और बसंत देखने के बाद भी मेरा मन सदा नहीं तो प्राय अनमना सा हो जाता है। यानी कि मेरा मन सदा नहीं होता, लेकिन प्राय अनमना सा यानी अजीब सा मन हो जाता है। मेरे शुभचिंतक मित्र मुंह पर मुझे प्रसन्न करने के लिए आने वाली छुट्टियों की सूचना देते हैं। यानी कि मेरे जो मित्र हैं, शुभचिंतक हैं, वो मुझे खुश करने के लिए आने वाली छुट्टियां जो होती हैं उनकी सूचना देते हैं, और पीठ पीछे मुझे कमजोर और जरा सी प्रतिकूलता से घबराने वाला कहकर मेरा मजाक उड़ाते हैं। मैं सोचता हूँ, अच्छा अब कभी उन बातों को नहीं सोचूंगा। ठीक है, जाने दो, सोचने से होता ही क्या है। पर बस मेरी आंखों के सामने शरद की शीत किरणों के समान स्वच्छ शीतल किसी की धुंधली छाया नाच उठती है। मुझे लगता है जैसे कुआर के दिन आ गए हैं। मेरे गांव के चारों ओर पानी ही पानी हिलोरे ले रहा है। दूर के सिवान से बहकर आए हुए मोथा और साई की अधगली घासें, घेउड़ और वन प्याज की जड़ें तथा नाना प्रकार की बरसाती घासों के बीज सूरज की गर्मी में खौलते हुए पानी में सड़कर एक विचित्र गंध छोड़ रहे हैं। लेखक क्या कह रहा है इसमें कि मेरे गांव में चारों ओर पानी ही पानी हिलोरे ले रहा है, लेकिन जो ये दूर की सिवान यानी कि दूर की सीमा से जो बहकर आए हैं मोथा, साई, अधगली घासें सूरज की गर्मी में खौलते पानी में सड़कर बहुत अजीब सी गंध छोड़ रहे हैं। रास्ते में कीचड़ सूख गया है और गांव के लड़के किनारों पर झाग भरे जलाशयों में धमाके से कूद रहे हैं। अपने अपने मौसम की अपनी अपनी बातें होती हैं। आषाढ़ में आम और जामुन न मिले, चिंता नहीं। अगहन में चूड़ा और गुड़ न मिले, दुख नहीं। चैत के दिनों में लाई के साथ गुड़ की पट्टी न मिले, अफसोस नहीं। पर कुआर के दिनों में इस गंधपूर्ण झाग भरे जल में कूदना न हो तो बड़ा बुरा मालूम होता है। मैं भीतर हुड़क रहा था, 2-1 दिन ही तो कूद सका था, नहा धोकर बीमार हो गया। लेकिन क्या हुआ कि 2-3 दिन कूद के उस गंधपूर्ण झाग भरे जल में लेखक बीमार हो गया। हल्की बीमारी न जाने क्यों मुझे अच्छी लगती है। जो हल्की हल्की सी बीमारी होती है वो लेखक को अच्छी लगती है। थोड़ा थोड़ा ज्वर हो, सर में साधारण दर्द और खाने के लिए दिन भर नींबू और साबु, यानी कि हल्का हल्का सा तो बुखार हो और सिर में साधारण सा दर्द हो, खाने के लिए दिन भर नींबू साबु हो। लेकिन इस बार ऐसी चीज़ नहीं थी। ज्वर जो था वो चढ़ा तो चढ़ता ही गया। लेकिन जो अब के जो ये मंथ आया है, इस बार ऐसा कुछ नहीं था कि हल्का हल्का बुखार था या फिर हल्का हल्का बुखार है, सिर में दर्द है, ऐसा कुछ नहीं था। अब के क्या हुआ कि जो मतलब बुखार जो चढ़ा तो वो चढ़ता ही गया। रजाई पर रजाई और उतरा रात 12 बजे के बाद। जो मतलब रजाई पर रजाई, जो ठंड लगती है कप कप आने वाली जो बुखार होता है, वो ऐसा बुखार चढ़ा जो रात को 12 बजे के बाद उतरा। दिन में चादर लपेट सोया था। दादी माँ आई, शायद नहाकर आई थी उसी झाग वाले जल में। पतले दुबले स्नेह सने शरीर पर सफ़ेद किनारीहीन धोती, सन से सफ़ेद बालों के सिरों पर सध टपके हुए जल की शीतलता। आते ही उन्होंने सर पैर छुए, यानी कि जो मेरा सर है वो छुआ, पेट छुआ, आंचल की गांठ खोल किसी अदृश्य शक्तिधारी के चबूतरे की मिट्टी मुंह में डाली, माथे पर लगाई।
दिन रात चारपाई के पास बैठी रहती, कभी पंखा झलती, कभी जलते हुए हाथ पैर कपड़े से सहलाती, सर पर दालचीनी का लेप करती और 20 बार छू छू कर ज्वर का अनुमान करती। हांडी में पानी आया कि नहीं, उसे पीपल की छाल से छौंका कि नहीं, खिचड़ी में मूंग की दाल एकदम मिल तो न गई है, कोई बीमार के घर में सीधे बाहर से आकर तो नहीं चला गया, आदि लाखों प्रश्न पूछ पूछ कर घर वालों को परेशान कर देती। दादी माँ को गवाए गांव की 50 किस्म की दवाओं के नाम याद थे। गांव में कोई बीमार होता, उसके पास पहुंचती और वहां भी वही काम, हाथ छूना, माथा छूना, पेट छूना, फिर भूत से लेकर मलेरिया, सरसाम, निमोनिया तक का अनुमान विश्वास के साथ सुनाती। महामारी और विषुचिका के दिनों में रोज सवेरे उठकर स्नान के बाद लवंग और गुड़ मिश्रित जलधार, गूगल और धूप, सफाई कोई उनसे सीख ले। दवा में देर होती, मिश्री या शहद खत्म हो जाता, चादर या गिलाफ नहीं बदले जाते तो वे जैसे पागल हो जाती। बुखार मुझे अब भी आता है, नौकर पानी दे जाता है, मेष महाराज अपने मन से पकाकर खिचड़ी या साबू, डॉक्टर साहब आकर नाड़ी देख जाते हैं और कुनैन मिक्सचर की शीशी की तिताई के डर से बुखार भाग भी जाता है। पर न जाने क्यों ऐसे बुखार को बुलाने का जी नहीं होता। इस दौरान लेखक की दादी माँ दिन रात उसकी देखभाल करती, तरह तरह की दवाओं में नुस्खों को आजमाती तथा लेखक के ठीक होने तक उसे एक पल भी नहीं छोड़ती। लेखक सोचता है कि यह अब भी बीमार पड़ता है, लेकिन इस बुखार को बुलाने का जी नहीं करता। परिस्थितियों का वाद्य चक्र जीवन को सूखे पत्तों सा कैसा नाचता है, इसी दादी माँ खूब जानती थी। दादा की मृत्यु के बाद से ही वे बहुत उदास रहती। संसार उन्हें धोखे की टट्टी मालूम होता। दादा ने उन्हें स्वयं जो धोखा दिया, वे सदा उन्हें आगे भेजकर अपने पीछे जाने की झूठी बात कहा करते थे। दादा की मृत्यु के बाद कुकुर मुत्ते की तरह बढ़ने वाले, मुंह में राम बगल में छुरी वाले दोस्तों की शुभचिंता ने स्थिति और भी डामाडोल कर दी। दादा के श्राद्ध में दादी माँ के मना करने पर भी पिताजी ने जो अतुल संपत्ति व्यय की, वह घर की तो थी नहीं। दादी माँ अक्सर उदास रहा करती। माघ के दिन थे, कड़ाके का जाड़ा पड़ रहा था, पछुआ का सन्नाटा और पाले की शीत हड्डियों में घुसी पड़ती। शाम को मैंने देखा दादी माँ गीली धोती पहने कोने वाले घर में एक संदूक पर दिया जलाए हाथ जोड़कर बैठी हैं। उनकी स्नेह का तार आंखों में मैंने आंसू कभी नहीं देखे थे। मैं बहुत देर तक मन मारे उनके पास बैठा रहा। उन्होंने आंखें खोली। दादी माँ, मैंने धीरे से कहा, क्या है रे, तू यहाँ क्यों बैठा है? दादी माँ, एक बात पूछूं, बताओगी न? मैंने उनकी स्नेहपूर्ण आंखों की ओर देखा। क्या है? पूछ। तुम रोती थी? दादी माँ मुस्कुराई। पागल, तूने अभी खाना भी नहीं खाया न? चल चल, धोती तो बदल लो। दादी माँ, मैंने कहा, मुझे सर्दी गर्मी नहीं लगती बेटा। वे मुझे खींचती रसोई में ले गईं। सुबह मैंने देखा चारपाई पर बैठे पिताजी और किशन भैया मन मारे कुछ सोच रहे हैं। दूसरा चारा ही क्या है? बाबू बोले, रुपया कोई देता नहीं, कितने के तो अभी पिछले भी बाकी हैं। वे रोने रोने से हो गए हैं। रोता क्यों है रे? दादी माँ ने उनका माथा सहलाते हुए कहा, मैं तो अभी ही हूँ। उन्होंने संदूक खोलकर एक चमकती सी चीज निकाली। तेरे दादा ने यह कंगन मुझे इसी दिन के लिए पहनाया था। उनका गला भराया। मैंने उसे पहना नहीं, उसे सहज कर रख दिया यूं। यह उनके वंश की निशानी है। उन्होंने आंसू पोंछकर कहा, पुराने लोग आगे पीछे सब सोच लेते हैं बेटा। सचमुच मुझे दादी माँ साफ भ्रष्ट देवी सी लगी। धुंध छाया विलीन हो गई। मैंने देखा दिन काफी चढ़ आया। पास के लंबे खजूर के पेड़ से उड़कर एक कौवा अपनी घिनौनी काली पांखें फैलाकर मेरी खिड़की पर बैठ गया। हाथ में अब भी किशन भैया का पत्र कांप रहा है। काली चींटियों सी कतारें धूमिल हो रही हैं। आंखों में विश्वास नहीं होता। मन बार बार अपने से ही पूछ बैठता है, क्या सचमुच दादी माँ नहीं रही? ये कहानी हमने पढ़ ली है। अब इसका सारांश ये है कि दादाजी के गुजर जाने के बाद दादी अक्सर उदास रहती तथा ये
शिकायत करती कि दादाजी ने उन्हें धोखा दिया क्योंकि वे उन्हें छोड़कर पहले चले गए। घर की परिस्थिति खराब होने पर वह अपने सोने के कंगन, जो मतलब उनके सोने के कंगन दिए थे दादाजी ने, घर की परिस्थिति खराब होने पर वह अपने सोने के कंगन दे देती हैं जो उन्हें दादाजी ने दी थी। उस वक्त लेखक को उसकी दादी किसी श्रापग्रस्त देवी के समान लगती हैं। लेखक अपनी यादों के झरोकों से बाहर आता है तथा उसके हाथों में किशन भैया का भेजा हुआ पत्र रहता है, जिसमें यह लिखा हुआ होता है कि दादी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। लेखक को यकीन नहीं होता है कि यह बात सत्य है। ये समझ में आया आपको? इसके शब्दार्थ और देख लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, प्रतिकूलता, विपरीतता, जरा सी, थोड़ी सी, सरसाम, एक प्रकार का बुखार, विसूचिका, संक्रामक रोग, निकसार, निकलने का मार्ग, उऋण, ऋण मुक्त, कर्ज मुक्त, विह्वल, भावुक, विलंब, देर से, अवैधान, शरण देना, दालान, बरामदा, डावाडोल, अस्थिर, चंचल या अधीर, अतुल, असीम, शिवान, सीमा, विलीन, अदृश्य या अस्थिर, कार प्रयोजन, पारिवारिक उत्सव। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।